दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल मीना टीवी हिंदी स्टोरी में स्वागत है। आज का कहानी है बांस का ढाबा। कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनना और सुनने के बाद लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में झुमरी नाम की स्त्री अपनी अपाहिज पति बसंत और 10 वर्षीय पुत्री कलो के साथ रहा करती थी। झुमरी बेहद गरीब थी। वो और उसका पति निर्मला के ढाबे पर खाना बनाने का काम करते थे। निर्मला एक बेहद क्रूर स्वभाव की महिला थी। एक दिन गांव का मुखिया निर्मला के ढाबे पर भोजन करने के लिए आया। मुखिया बोला, ओ निर्मला, कहाँ हो तुम? निर्मला बोला, अरे मुखिया जी, तुम्हारे सामने तो खड़ी हूँ ना। ये क्या आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखे जा रही हो? मुखिया बोला, अरे तुम तो यहाँ खड़ी हो, मैं तुम्हें देख ही नहीं पाया। निर्मला बोला, ये क्यों नहीं कहते मुखिया जी कि तुम्हारी नजरें झुमरी को तलाश रही थी? मुखिया बोला, अरे नहीं निर्मला, ऐसी कोई बात नहीं। झुमरी से तो बस हम हल्का फुल्का मजा कर लेते हैं। निर्मला बोला, काहे को मजा करते हो उस नाश मिट्टी झुमरी से? वो तो तुम्हें घास तक नहीं डालती। मुखिया बोला, ऐसी कोई बात नहीं है निर्मला। बात असल में ये है कि कभी झुमरी ने मुझे गौर से देखा नहीं है। जिस दिन मुझे गौर से देख लेगी उस दिन मेरे अलावा किसी और की तरफ वो देखेगी भी नहीं। निर्मला बोला, मुखिया जी, थोड़ी तो शर्म कीजिए। अब क्यों नहीं मान लेते कि आप बूढ़े हो गए हैं? मुखिया बोला, कौन कहता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ? गांव के हट्टे कट्टे 8-10 नौजवान एक साथ मिलकर मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। निर्मला बोला, अच्छा बताइए, इस गरीब के ढाबे पर कैसे आना हुआ? मुखिया बोला, अरे पूरे गांव में सिर्फ एक ही तो ढाबा है ये, और मुझे तुम्हारे ढाबे की बनी हुई आलू की सब्जी और देसी घी के बने हुए आलू के पराठे रोज खींच लाते हैं। हाँ। निर्मला बोला, अरे ये क्यों नहीं कहती कि आप रोज रोज आलू के पराठे खाने के बहाने सिर्फ झुमरी को देखने के लिए आते हैं? बसंत बोला, निर्मला जी, ये मुखिया ढाबे पर भोजन करने नहीं, सिर्फ मेरी पत्नी को गंदी नज़र से देखने के लिए आता है। आप मुखिया को ढाबे पर आने के लिए मना क्यों नहीं कर देती हैं? निर्मला बोला, तेरा दिमाग तो ठीक है बसंत, मैं अपने ग्राहकों को भला आने से क्यों मना करूंगी? मुखिया मेरा ग्राहक है। मुखिया से मुझे महीने की अच्छी आमदनी होती है। बसंत बोला, लेकिन आप उसे इतना तो बोल ही सकती हैं ना कि वो मेरी पत्नी को उल्टी सीधी नज़र से देखना बंद करे। निर्मला बोला, अरे तुझे अपनी पत्नी की अगर इतनी ही चिंता रहती है तो फिर उसको घर पर रख और घर के अंदर बंद करके रख। क्यों काम करवाता है उससे? बसंत बोला, मजबूरी है निर्मला जी, आप तो जानती ही हैं मैं अपाहिज हूँ और मेरी एक 10 वर्षीय बेटी भी है। निर्मला बोला, ये बात तुझे समझ में क्यों नहीं आती लंगड़े कि तू लंगड़ा है, अपाहिज है? अरे तू 2 वक्त की रोटी भी अपनी पत्नी और बेटी को नहीं खिला सकता, लेकिन अकड़ तुझमें अंबानी से भी ज़्यादा है। बसंत बोला, लेकिन निर्मला जी, निर्मला बोला, इससे ज़्यादा मैं तेरी बकबक बर्दाश्त नहीं कर सकती बसंत। अगर तू यहाँ 2 सेकंड और रुका तो तुझे और तेरी पत्नी झुमरी को धक्के देकर ढाबे से बाहर निकाल दूंगी। बसंत बोला, संपद और कपटा तुम्हारी गंदी हरकतें दिनों दिन बढ़ती जा रही है। संपद बोला, अबे तो तू क्या कर लेगा? वैसे भी तुझसे कुछ होता तो है नहीं, हम तो तेरी मदद करना चाह रहे हैं। कपटा बोला, संपद भैया सही बोल रही है बसंत। मुखिया जी इस गांव में सबसे अमीर व्यक्ति हैं, धन की कोई कमी नहीं है उनके पास। मैं कहता हूँ मुखिया जी की बात मान ले, वो तेरी पत्नी झुमरी को रानी बनाकर रखेंगे।
रानी, बसंत बोला, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इतनी घटिया बात करने की। संपत बोला, लो भाई कर लो बात। बोल तो ऐसे रहा है जैसे कि गांव का नया थानेदार यही है। अबे लंगड़े, तू सिर्फ एक लंगड़ा है समझा। इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर लेता हुए। कपटा बोला, संपत भैया सही बोल रहे हैं बसंत। लोग धरती पर बोझ होते हैं बोझ, पर तू तो अपनी पत्नी के ऊपर बोझ है। संपत बोला, मैं तो तुझे एक सलाह देता हूँ बसंत, और इससे सबका भला हो जाएगा। तेरी पत्नी का भी और तेरी बेटी कल्लो का भी। अभी जाकर किसी ट्रेन की पटरी के नीचे आ जा तू। कपटा बोला, संपत भैया सही बोल रहे हैं बसंत। जब तू नहीं रहेगा तो झुमरी को मुखिया की बात माननी पड़ेगी। झुमरी जब मुखिया की बात मान लेगी तो मुखिया हमें मालामाल कर देगा। देख, तेरे मानने से कितने लोगों को फायदा होगा, लेकिन तू है कि मरता ही नहीं। संपत बोला, अब देख झुमरी किसी को पता भी नहीं लगेगा, और आजकल तो मॉडर्न ज़माना है। ज़्यादातर शादीशुदा औरतों के ही दूसरे मर्दों के साथ चक्कर चलते हैं। झुमरी बोला, तुम दोनों को शर्म नहीं आती इतनी घटिया बातें करते हुए, और वो भी मेरी पति के सामने। मुखिया से जाकर साफ साफ कह दो, झुमरी गरीब जरूर है लेकिन बिकाऊ नहीं है। इसके बाद संपत और कपटा अपनी बाइक लेकर मुखिया के घर जाते हैं। मुखिया बोला, क्या हुआ संपत और कपटा? झुमरी मानी कि नहीं मानी? संपत बोला, हमने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया मुखिया जी, लेकिन वो नहीं मानी। कपटा बोला, संपत भैया सही बोल रहे हैं मुखिया जी, हमने झुमरी को बहुत समझाने का प्रयास किया। मेरे ख्याल से जब तक उसका पति बसंत जिंदा है, मुझे नहीं लगता कि आपका काम हो पाएगा। मुखिया बोला, इस लंगड़े को भी पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी है। अरे मैं उसकी पत्नी से सिर्फ 2-4 प्यार की बातें ही तो करना चाहता हूँ, और उसके बदले उसे ढेर सारे रुपए भी देने को तैयार हूँ, लेकिन उसका लंगड़ा पति मेरी बात मानता ही नहीं। संपत बोला, अरे आप तो बहुत धनवान हो मुखिया जी, अगर आप कहो तो मैं बसंत को रास्ते से हटवा देता हूँ। कपटा बोला, संपत भैया सही बोल रहे हैं मुखिया जी, वैसे भी लंगड़ा किसी काम का तो है नहीं, चलती हुई बस के सामने फेंक देंगे, बोल देंगे लंगड़ा रोड पार कर रहा था और बस की टक्कर से उसकी मौत हो गई। मुखिया बोला, तुम दोनों का दिमाग तो ठीक है, तुम दोनों इस उम्र में मुझे हथकड़ियाँ पहनाना चाहते हो। संपत बोला, अरे तो फिर आप ही बताओ हम क्या करें। मुखिया बोला, अब तो सिर्फ एक ही उपाय है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो उपाय जरूर काम करेगा, चलो मेरे साथ। निर्मला बोला, क्या बात है मुखिया जी, सुबह तो पराठे खाकर गए थे, क्या बात है, फिर से भूख लगने लगी? मुखिया बोला, निर्मला पानी सर से ऊपर चढ़ गया है। निर्मला बोला, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मुखिया बोला, कल तुम झुमरी और उसके पति को काम से निकाल दो, और मैं गांव में सबको बोल दूंगा कि झुमरी और उसके पति बसंत को काम ना दिया जाए। संपत बोला, अरे मुखिया जी, सिर्फ आप झुमरी की बात करिए, वो संपत तो लंगड़ा है, उसे कौन काम देगा? कपटा बोला, संपत भैया सही बोल रहे हैं मुखिया जी। निर्मला बोला, मेरा तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि झुमरी मेरे ढाबे पर खाना बनाती है, उसके हाथों का बनाया हुआ भोजन ग्राहकों को बहुत पसंद है। मुखिया बोला, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए शहर से किसी 5 स्टार होटल में भोजन बनाने वाले व्यक्ति को लगवा दूंगा, और उसके पैसे भी मैं दूंगा, तुम्हारा ढाबा और ज़्यादा चलने लगेगा। निर्मला बोला, तो फिर समझिए आपका काम हो गया। कुछ समय बाद निर्मला बोला, तुम दोनों निकल जाओ यहाँ से, मैंने शहर के 5 स्टार होटल से खाना बनाने वाले को बुलाया है,
अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। झुमरी बोला, ये क्या कह रही है आप अच्छी तरह से जानती हैं हम दोनों आपके ढाबे पर काम करते हैं और इससे हमारी रोजी रोटी चलती है। निर्मला बोला, अरे तो क्या मैंने तुम्हारी रोजी रोटी का ठेका ले रखा है? मेरी मर्जी, निकलो यहाँ से। झुमरी बोला, ठीक है तो फिर हम दोनों की 1 महीने की पगार दे दीजिए, हम चले जाते हैं। निर्मला बोला, तेरा दिमाग तो ठीक है झुमरी, कौन सी पगार मांग रही हो? दिन भर तो तू कोई काम धंधा करती नहीं थी, मुंह उठाए बस नैन मटका करती रहती थी और तेरा लंगड़ा पति वो तो सिवाय कुर्सी तोड़ने के अलावा दूसरा काम नहीं करता। झुमरी बोला, एक ऐसी बातें कर रही हैं आपको मेरे चरित्र पर लांछन लगाते हुए शर्म नहीं आती? निर्मला बोला, बड़ी सती सावित्री बनती फिरती है, मेरा मुंह मत खुलवा, अगर बोलना शुरू करूंगी तो तेरे कानों से धुआं निकलने लगेगा। निर्मला ने बसंत और झुमरी को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। वो दोनों बेचारे रोते हुए घर पर गए तो उन दोनों को अपने घर के बाहर उनकी बेटी कल्लो रोते हुए मिली। झुमरी बोला, क्या हुआ बेटी कल्लो, तुम रो क्यों रही हो और बाहर क्या कर रही हो? कल्लो बोला, मकान मालिक ने मुझे मार मार कर घर से निकाल दिया और सामान भी फेंक दिया। झुमरी बोला, लेकिन क्यों? मकान मालिक बोला, क्योंकि तुम दोनों ने 1 महीने से किराया नहीं दिया। झुमरी बोला, अगर आप हमें घर से निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमें कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए, हम किराया दे देंगे। मकान मालिक ने बोला, तुम दोनों कहीं भी जाकर मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे तुमसे अब कोई किराया नहीं चाहिए, क्योंकि ये मकान मैंने मुखिया को बेच दिया है। मुखिया बोला, अभी भी वक्त है झुमरी, मेरी बात को मान ले। झुमरी बोला, नहीं, किसी भी कीमत पर भी नहीं, मैं भूखी मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। संपत बोला, अरे अपना नहीं तो कम से कम अपनी इस बेटी का तो ख्याल कर। कपटा बोला, संपत भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बेटी का नहीं तो कम से कम अपने लंगड़े पति का ही ख्याल कर ले। मुखिया बोला, तुझे और तेरे पति को गांव में कहीं भी अब काम नहीं मिलेगा, तेरी भलाई इसी में है कि तू मेरी बात मान ले। इतना बोलकर मुखिया संपत और कपटा के साथ मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। बेचारी झुमरी अपने परिवार को लेकर गांव-गांव भटकती रही, मगर किसी ने भी झुमरी की मदद नहीं की। अंत में झुमरी थक हार कर जंगलों की ओर चली गई। भूख की वजह से अचानक उसकी बेटी कल्लो को चक्कर आ गया। झुमरी बोला, क्या हुआ मेरी बेटी को? लगता है ये भूख की वजह से बेहोश हो गई है। झुमरी परेशान हो जाती है, वह मदद के लिए आसपास लोगों की तलाश करने लगती है। तभी वहाँ उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है। वह उस झोपड़ी में आवाज़ लगाती है, अम्मा क्या बात है, इस जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो? झुमरी बोला, मेरी बेटी वहाँ पे बेहोश हो गई है, मेरी मदद कीजिए। वह बूढ़ी औरत बेहद दयालु थी, वह उन सबको अपने घर के अंदर ले आई। अम्मा बोला, भूख की वजह से बेटिया को चक्कर आ गए होंगे, चिंता मत करो, कुछ देर बाद इसको होश आ जाएगा। तुम तीनों रात में इस जंगल में क्या कर रहे थे? झुमरी ने रोते हुए सारी घटना उस बूढ़ी औरत को बताई। अम्मा बोला, किसी जवान स्त्री का पति अगर अपाहिज हो तो ये दुनिया उसे चैन से नहीं रहने देती। तुम चिंता मत करो, तुम तीनों आज से मेरे ही साथ रहो, मेरी कोई संतान नहीं है। झुमरी बोला, लेकिन आप जंगल में अकेली क्यों रहती हैं? गांव में क्यों नहीं रहती? क्या आपका परिवार नहीं है? अम्मा बोला, ऐसी बात नहीं है, मेरा पूरा परिवार है, लेकिन वो सब अमेरिका में जाकर शिफ्ट हो गए हैं और मुझे अकेला यहाँ पर बेसहारा छोड़ गए। उनके जाने के बाद मुझे ये दुनिया
वीरान लगने लगी। फिर मैंने जंगलों में ही अपना घर बना लिया। अब तुम सब सो जाओ, सुबह बात करेंगे। अगली सुबह अम्मा बोला, तुम ढाबे पर भोजन बनाने का काम करती थी ना? झुमरी बोला, जी। अम्मा बोला, तो तुम अपना ढाबा खुद क्यों नहीं खोल लेती? झुमरी बोला, कैसे खोल सकती हूँ? मेरे पति अपाहिज हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं। अम्मा बोला, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। गांव में मेरी कुछ ज़मीन पड़ी हुई है, तुम वहाँ पर अपना ढाबा खोल लेना। तुम अपने ढाबे में बांस पकौड़े बनाना। झुमरी बोला, बांस पकौड़े? लेकिन ये कैसे संभव है? भला बांस को कैसे खा सकती है? अम्मा बोला, हाँ, काफ़ी सालों पहले मैं विदेश में रहा करती थी और उन दिनों मेरे पति को शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक दिन हम दोनों पति पत्नी जंगल में भटक गए। तब वहाँ के कुछ आदिवासियों ने हमारी मदद की। उन्होंने ही हमें बांस पकौड़ा बनाने की रेसिपी सिखाई। यकीन मानो, अगर तुम उस रेसिपी से बांस पकौड़ा बनाकर अपने ढाबे में बेचोगी तो तुम देखना, देखते ही देखते तुम्हारा ढाबा हर जगह मशहूर हो जाएगा। उस बूढ़ी औरत ने झुमरी को गांव में ज़मीन दे दी। झुमरी, बसंत और उसकी बेटी कल्लो ने मेहनत से एक ढाबा बनाकर तैयार कर दिया। अम्मा बोला, झुमरी, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें बांस पकौड़े कैसे बनाने हैं। गांव की छोटी पहाड़ी के पास जो जंगल है, जहाँ पर हमेशा कोहरा छाया रहता है, तुम वहाँ से बांस उठाकर ले आओ। वो बांस खाने के होते हैं। झुमरी ने ऐसा ही किया। अपनी बेटी कल्लो और बसंत के साथ ढेर सारे बांस वहाँ से उठा लाई। उस बूढ़ी औरत ने झुमरी को रेसिपी बताना शुरू किया। कुछ ही देर में बांस पकौड़े बनकर तैयार हो गए। झुमरी के ढाबे के पास एक कार आकर रुक गई। उस कार में से एक शहरी व्यक्ति निकलकर झुमरी से बोला। आदमी बोला, अरे, तुम्हारे पास पानी की बोतल है क्या? झुमरी बोला, जी भैया, मिल जाएगी। आदमी बोला, ये कौन सी डिश है? इसमें तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। झुमरी बोला, बांस पकौड़े बनाए हैं। एक आदमी बोला, ये कौन सी डिश है? झुमरी बोला, भैया, बहुत अच्छी है, एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे। आदमी बोला, एक प्लेट लगाओ। झुमरी ने एक प्लेट उस व्यक्ति को लगा दी। उस व्यक्ति को बांस पकौड़े इतने पसंद आए कि उसने ढेर सारे पैक भी करवा दिए। यहाँ तक कि उसने सोशल मीडिया पर भी झुमरी का फोटो बांस पकौड़ी की प्लेट के साथ अपलोड कर दिया। कुछ ही दिनों में झुमरी के ढाबे पर शहर के लोगों की भीड़ लगने लगी। झुमरी का फोटो रोज रोज न्यूज़पेपर में छपने लगा। मुखिया क्रोधित होकर निर्मला के ढाबे पर संपत और कपटा के साथ बैठा हुआ था। मुखिया बोला, मैंने झुमरी को ये सोचकर निकलवाया था कि वो मजबूर होकर मेरे पास आ जाएगी, मगर उसके तो यहाँ से जाते वो तो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। निर्मला बोला, तुम्हारी बातों में आकर मैंने अपना नुकसान भी कर दिया मुखिया। सारे लोग पागल हो गए हैं। जैसे देखो वो झुमरी के बांस पकौड़े की तारीफ करता रहता है। संपत बोला, अब झुमरी की तरफ देखना भी मत मुखिया जी। झुमरी अब झुमरी नहीं रही। जो एक असहाय औरत हुआ करती थी, आज की तारीख में उसके पास 6 लग्जरी कारें हैं। जंगल में एक वीआईपी बंगला बनाकर वो उसमें बेहद टाइट सिक्योरिटी के साथ रहती है। कपटा बोला, संपत भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं मुखिया जी। कहीं गलती से अगर तुमने कुछ उल्टी सीधी हरकत कर दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मुखिया बोला, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। लगता है झुमरी के अमीर बनते ही तुम दोनों ने तो अपना पाला ही बदल लिया।
झुमरी अगर मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती। मैं आज रात ही झुमरी और उसके परिवार को मार दूंगा। संपत बोला, ऐसी गलती मत करना मुखिया जी। अब उसके ढाबे पर कमिश्नर बेग्रह की भी आते रहते हैं। कप्ता बोला, संपत बिल्कुल सही कह रहे हैं मुखिया जी। पुलिस डंडे से मार मार कर तुम्हारी हालत खराब कर देगी। अब तुम्हारी औकात झुमरी के सामने 2 कौड़ी की भी नहीं रही। अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो तुम्हें कुत्ता बना देगी, कुत्ता, और हमेशा तुम्हारे गले में कुत्ते का पट्टा डालकर अपने ढाबे के पास बांध देगी। मुखिया बोला, इसकी नौबत नहीं आएगी संपत और कप्ता। तभी मुखिया जेब से एक पुड़िया निकलता है। निर्मला बोला, ये क्या है? मुखिया बोला, जहर। आज रात में किसी भी तरह से उसे उसके परिवार सहित जहर देकर मार दूंगा। मुखिया ने इतना कहा ही था कि तभी ढाबे से 3-4 लोग उठकर खड़े हो गए। उनके हाथ में पिस्तौल थी। ये देखकर मुखिया, संपत और कप्ता बेहद घबरा गए। उनमें से एक व्यक्ति मुखिया की ओर देखकर बोला, मैं जिले का एसएसपी अभिमन्यु हूँ। कुछ दिन पहले झुमरी ने मुख्यमंत्री को तुम्हारे खिलाफ शिकायत भेजी थी। हम तब से तुम्हारी निगरानी कर रहे थे और आज हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। तुम तीनों की जगह बाहर नहीं बल्कि जेल में है। निर्मला बोला, सर आप नहीं जानते, ये मुखिया झुमरी पर बुरी नज़र रखता था। अभिमन्यु बोला, तुम तो औरत के नाम पर कलंक हो निर्मला। तुम्हारी सजा भी जेल है। तुम भी इन तीनों के साथ जेल में चक्की पेशोगी। अगर मैं इस टाइम यहाँ पर मौजूद नहीं होता तो आज ये मुखिया अपने मकसद में कामयाब हो जाता। मुखिया बोला, तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते एसएसपी। अभी तक मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। अभिमन्यु बोला, मैं तुम्हारी पल पल की खबर रख रहा था मुखिया। तुम्हारे मुंह से निकले हुए शब्द समेत कैमरे में रिकॉर्ड हो गए, जो सबूत के तौर पर अदालत में पेश करने के लिए काफ़ी है। एसएसपी ने मुखिया, संपत, कप्ता और निर्मला को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। झुमरी आज भी बांस के पकौड़े का ढाबा चलाती है और उसके बनाए हुए बांस के पकौड़े सबको बहुत पसंद आते हैं। इस कहानी से आपने क्या सीखा? मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा। और कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक भी करना। और एक नई कहानी जल्दी लेकर आऊँगा। नमस्ते।